हाय गाइस, वेलकम टू लॉ ऑर्गेनिक। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें हमने समझा व्हाट इज़ द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट, क्या वो एक सब्सटैंटिव या एक प्रोसीजरल लॉ है, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र एंड द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इस वीडियो में वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मेंट बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन और क्या वो डेफिनेशन सफिशिएंट है या फिर हमें किसी और एक्ट या एक्ट्स की हेल्प लेने की ज़रूरत है इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेटर समझने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। Section 3 of the Transfer of Property Act states that immovable property does not include standing timber, growing crops or grass. After reading the definition, it is clear कि immovable property में क्या included है. It has not been mentioned, but what is not included is clearly mentioned. It is standing timber, growing crops and grass. So, in a way, standing timber, growing crops and grass अमाउंट टू मूवेबल प्रॉपर्टी। सिंस हमें सेक्शन 3 से इनफ क्लैरिटी नहीं मिली कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है, दैट इज वाई वी विल टेक हेल्प फ्रॉम अदर एक्ट्स जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटर डिफाइंड है एंड विच इज इक्वली एक्सेप्टेड बाय द जुडिशरी। The first act from which we will take guidance is the General Clauses Act of 1897. इसके सेक्शन 3 सबसेक्शन 26 में immovable property defined है. It states that immovable property shall include land, benefits to arise out of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth. नाउ सेक्शन 3 सबसेक्शन 26 की डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करने के बाद वी गेट थ्री थिंग्स. फर्स्ट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड विच इज़ वेरी ऑब्वियस. कोई भी ज़मीन है दैट इज ऑब्वियसली इंक्लूडेड इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी. सेकेंड इज बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ दैट लैंड. अगर लैंड से कोई बेनिफिट्स डिराइव हो रहे हैं सो दोज बेनिफिट्स विल ऑल्सो बी टर्म्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास राइट है कि फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर आई कैन गो एंड कलेक्ट ऑल द ट्रीज फ्रॉम दैट फॉरेस्ट. मेरे पास ये राइट है कि 1 साल तक मैं उस जंगल से, उस फॉरेस्ट से सारी ट्रीज कट डाउन करके कलेक्ट करके बेच सकती हूँ. तो क्योंकि फॉरेस्ट, वो जंगल एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सो उससे डिराइव जो बेनिफिट है दैट बेनिफिट विल ऑल्सो बी एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो दिस बेनिफिट इज ऑल्सो कॉल्ड profits a pendre or prendry. इसकी exact pronunciation we will see, and this is discussed later in detail. And the third part is things attached to earth or permanently fastened to anything attached to earth. अगर कोई मशीन या ऐसा कोई सेटअप है जो परमानेंटली अर्थ में फास्टन कर दिया गया है, फिक्स कर दिया है लॉन्ग टर्म के लिए, सो दैट थिंग विल ऑल्सो बिकम इमूवेबल प्रॉपर्टी. It is this phenomena or this theory is known as doctrine of fixtures. Now let us see what the Registration Act tells us about the immovable property. Section 2 subsection 6 of the Indian Registration Act 2008 tells us about the immovable property. और ये definition मुझे तीनों definitions में सबसे ज़्यादा elaborate लगी. So it states that immovable property includes land, buildings, hereditary allowances, right to ways, lights, ferries, fisheries or any other benefit to arise out of land or things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth, but not standing timber, growing crops nor grass. इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है एंड लेट अस सी कि वो इतनी इलैबोरेट क्यों है. सो दिस डेफिनेशन इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग्स. लैंड वाज आल्सो गिवन इन द जनरल क्लॉजेज एक्ट. सेक्शन था सेक्शन 3 सबसेक्शन 26 एंड इसमें नई है बिल्डिंग्स. सो बिल्डिंग्स आर आल्सो इमूवेबल प्रॉपर्टी. सेकेंड इज बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड. द जनरल क्लॉजेज एक्ट में सिर्फ ये लाइन मेंशन थी, दैट इज द डॉक्ट्रिन प्रॉफिट्स ए प्रेंडरी, सिर्फ ये मेंशन था. लेकिन द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में एग्जाम्पल्स भी मेंशन है कि प्रॉफिट्स ए प्रेंडरी, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड में क्या क्या आएगा. सो लेट्स सी. द फर्स्ट इज हेरिडिटरी अलाउंसेस.
मतलब ऐसे अलाउंसेस जो आप लैंड एंड बिल्डिंग की इनकम से पे करते हो या फिर किसी हेरिडिटरी ऑफिस के रीजन से पे करते हो, दोज अलाउंसेस आर हेरिडिटरी अलाउंसेस. द सेकेंड इज राइट ऑफ वेज. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी को अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर विजिट करने का, आने जाने का राइट दिया है, विजिट करने का नहीं, सिर्फ आने जाने का, सो दैट राइट ऑफ पैसेज, द राइट ऑफ वे इज ऑल्सो एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. सिमिलरली द राइट ऑफ लाइट्स, इफ़ आई से कि आप इस लेवल से ज़्यादा फ्लोर्स एनहांस नहीं कर सकते, सो दैट मेरी राइट ऑफ लाइट हैम्पर ना हो, सो दैट राइट ऑफ लाइट इज ऑल्सो एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. सिमिलरली फेरीज, फिशरीज और एनी अदर बेनिफिट. एनी अदर बेनिफिट मतलब ये डेफिनेशन या ये लिस्ट इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है. मीन्स यू कैन ऐड मोर एग्जाम्पल्स इन हियर. एंड द थर्ड इज, as it was also mentioned in the General Clauses Act, things attached to the earth or permanently fastened to anything that is attached to the earth. So again, doctrine of fixtures कि अगर कोई भी मशीन या कोई सेटअप अगर आपने permanently अर्थ में फिक्स कर दिया है, so that will be considered as immovable property. लेकिन यहाँ पे exceptions mentioned है. It does not include standing timber, growing crops nor grass. सो इफ़ यू रिमेंबर सेक्शन 3 TPA का वो भी कहता था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास. सो इट इज़ एस्टैब्लिश्ड कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास मूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगी, और जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इन 3 क्राइटेरिया से हम देखेंगे एंड देन वी विल एनालाइज कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है. नाउ लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स ताकि हमारी ग्रिप और हमारी अंडरस्टैंडिंग इस डेफिनेशन के लिए और स्ट्रॉन्ग हो जाए. नाउ फाइनली लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स. द फर्स्ट इज राइट टू कट teak, बाबुल, मैंगो ट्रीज दैट इज टिम्बर ट्रीज फॉर 2 years. सिंस एक राइट मिल रहा है फॉरेस्ट से या फिर किसी भी लैंड से ट्रीज कट करके कलेक्ट करके सेल करने का फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. सो इट इज़ अ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, इट इज़ अ प्रॉफिट्स ए प्रेंडरी, सो इट विल बी एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड कहाँ कहाँ लिखा है? जनरल क्लॉजेस एक्ट में एंड द रजिस्ट्रेशन एक्ट में, द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट. सेकेंड, सेल ऑफ ग्रोइंग wheat crop which will be ready for harvest after 3 months. सेल ऑफ ग्रोइंग wheat crops हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 और सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट दोनों में पढ़ा था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास नहीं आता. सो इट इज़ अ ग्रोइंग क्रॉप, सो which is why it will be an immovable, sorry, it will be a movable property. The third is right to collect tendu leaves from forest for 10 years. Again, it is a benefit to rise out of land. जो टेंडू लीव्स है वो 10 years तक उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से न्यूट्रिशन डिराइव करती रहेंगी, बेनिफिट डिराइव करती रहेंगी, और ये बेनिफिट हमने किसी को दिया है, सो इट विल अगेन बी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट. A right to work in the mine and carry the product for 3 years. Again, same principle, mine immovable property. So वहाँ पे work करने का right और mine का product साथ ले जाने का right. Both are benefit to arise out of land and it will again be immovable property. This one is important. AC, air conditioner installed by nuts and bolts by the owner. अगर किसी रेसिडेंशियल हाउस के ओनर ने या फिर किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी वटेवर, अगर किसी ओनर ने अपने घर में नट्स एंड बोल्ट से परमानेंट एसी फिट किया है, सो दैट एसी ऑल्सो बिकम्स इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो इफ ही इज सेलिंग द प्रॉपर्टी तो एसी भी उसके साथ जाएगा अनलेस इट इज प्रोवाइडेड अदरवाइज इन द अग्रीमेंट. सो इन दिस केस
इट विल बी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये कौन सी डॉक्ट्रिन लग रही है? डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर्स। अगर कोई चीज़ आपने परमानेंटली अटैच कर दी है, फास्टन कर दी है अर्थ में, सो दैट विल बी एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। नाउ द थिंग दैट इज टू बी सीन हेयर इज कि अगर जो टेनेंट है, टेनेंट मतलब किराएदार, अगर कोई किराएदार एसी फिट करता है नट्स एंड बोल्ट से, सो विल दैट बी एन इमूवेबल प्रॉपर्टी? नो, इन दैट केस इट विल बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम इंटेंशन देखेंगे उस फिटिंग की। इट विल बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी। सो ऐसे जुडिशियल डिसीजंस रहे हैं जहाँ पे कोर्ट ने ये एम्फसाइज किया है कि इंटेंशन भी देखी जाती है कि जो चीज़ है वो फास्टन कर रहे हो, आप किस पीरियड के लिए कर रहे हो और किस इंटेंशन के लिए कर रहे हो। सो इफ ओनर इंस्टॉल्स द AC by nuts and bolts, it will be an immovable property, but if the same act is done by the tenant, it will be a movable property. So that is it for today, and I really hope that you liked it. Thank you for watching.